गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पोल साइंस में हमने जो 7th लेसन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? आंसर इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मतलब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि डेमोक्रेसी जो है कैसे प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो हम बताएंगे अकाउंटेबल गवर्नमेंट के बारे में। Democracy refers to an accountable government because it is the government of the people, by the people and for the people। जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए है और लोगों के थ्रू ही है, लोगों के थ्रू बनाई जाती है। जो गवर्नमेंट बनाई जाती है और लोगों के लिए ही बनाई जाती है, मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो वर्क किया जाता है लोगों के थ्रू किया जाता है और लोगों के लिए ही किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू देम। If the people are not happy with the government, they can change the leaders in coming elections। मतलब अगर लोग जो हैं अगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से खुश नहीं होते तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को या उस लीडर को चेंज कर देते हैं। Second one is responsive government. A citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. He has the right and the means to examine the process of decision making. This type of transparency is not available in non-democratic government। मतलब अगर कोई सिटीजन जो है अगर चाहता है कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है उसके प्रोसीजर को जानना चाहता है, देखना चाहता है उसके बारे में, तो फाइंड आउट कर सकता है। बट अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो ये जो प्रोसीजर हम उसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो मिसिंग होता है। उसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया जाता उनके सिटीजन्स को। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो अपने बिहाफ पर लीडर्स लेते हैं और उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पास की जाती। Third one is legitimate government. There is one aspect in which democratic government is certainly better than its alternatives. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। मतलब इसमें बोला गया कि ये चाहे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है चाहे स्लो है, मतलब इसमें डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगता है, लेस एफिशिएंट है और हमेशा जो है रिस्पॉन्सिव नहीं होती या क्लीन नहीं होती, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। लोग जो है अपने थ्रू ही इसमें डिसीजंस वगैरह लेते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए लिया जाता है। सो पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय दम। इसलिए जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम उस गवर्नमेंट के अंडर रहें जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुना है। दे फेवर डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट। इस वजह से डेमोक्रेसी को ही फेवर में मतलब माना जाता है, डेमोक्रेसी को ही अच्छा माना जाता है एज अ गवर्नमेंट। ओके, देयर आर 3 पॉइंट्स: अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जिनके बारे में हमने अभी क्लियर किया है। और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से ही, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ही डेमोक्रेसी को अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़। आपने जो है कंडीशंस बतानी है जिनके अंडर जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, सोशल डाइवर्सिटीज़ को आगे कैसे डील करती है। फर्स्ट पॉइंट इज, नो सोसाइटी कैन फुली और परमानेंटली रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanisms to negotiate the differences. Democracy is best suited to produce these outcomes. Non-democratic regimes often turn a blind eye to or suppress internal social differences. Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes। मतलब इसमें बताया गया कोई भी जो प्लेस है, कोई भी जो रीजन है वो बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के नहीं मतलब रह पाता। और कुछ ना कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े वगैरह हैं या जो बातें हो जाती हैं, वो कोई भी सोसाइटी उससे अलग नहीं रह सकती। लेकिन इन डिफरेंसेस को जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू डील कर लिया जाता है। उनके बेसिस पर काफ़ी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको सोल्व करने के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए जाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रीजम्स की, तो वहाँ पर इन डिफरेंसेस को या इन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है नहीं मतलब उस तरीके से सोल्व किया जाता जिस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किया जाता है। क्लियर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किस लिए है, वो गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए और लोगों के थ्रू ही है। इस वजह से लोग उसे अपना
एक फीलिंग जो है वो अलग ही होती है लोगों की कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा चुना हुआ है, हमारे काम करेगा, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, डेमोक्रेसी continues to be democracy as long as all citizens have a chance to be part of majority at any point of time. If someone is deprived from being part of majority on the basis of birth, then democracy is said to be concentrated in the हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। मतलब डेमोक्रेसी जो है तब तक डेमोक्रेसी रहेगी जब तक जो सिटीजन्स हैं उनके पास भी चांस हो मेजोरिटी में पार्ट, मतलब कुछ उनके उसका पार्ट बनने का। ठीक है, अगर जैसे अब कई बार क्या होता है डेमोक्रेसी में ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ जो है मेजोरिटी को प्रेफरेंस दी जाती है, तो उसमें क्या होगा, जो पावर है वो किन के हाथों में चली जाएगी, कुछ ही लोगों के हाथों में चली जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ये होता है कि अगर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपने बिहाफ पर या जो भी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली अ रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। मतलब ये समझना ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक सिंपली रूल नहीं है जो किनके ओपिनियंस को जिसमें इंक्लूड किया जाता है, मेजोरिटी के ओपिनियंस को उनमें इंक्लूड किया जाता है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट कैन फंक्शन टू रिप्रेजेंट द ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपल। मतलब जी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी को काम करने की ज़रूरत है किसके साथ मिलकर, माइनॉरिटी के साथ मिलकर, तभी जाकर जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो अच्छे से किए जा सकते हैं। द रूल ऑफ मेजोरिटी शुड नॉट बी रूल्ड बाय मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एट्सेट्रा। मतलब जितने भी रूल्स हैं मेजोरिटी के उसको क्या नहीं करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या फिर लैंग्विस्टिक ग्रुप के थ्रू जो है उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स में फॉर्म अ मेजोरिटी। अलग अलग जो पर्सन्स हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, मेजोरिटी बनानी चाहिए। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सेकंड जो है एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और ओपोज द फॉलोइंग असर्शंस। मतलब हमने इसके सपोर्ट में या फिर ओपोज में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, अपने बातें बतानी है, जो भी आपको लगता है अपने व्यूज़ बताने हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। इसमें देखेंगे हमने क्या रीड करना है। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है इसे इनकरेक्ट बोला गया है। इन 1947 इंडिया वॉज इंक्लूडेड इन द थर्ड वर्ल्ड नेशंस बट नाउ, मतलब 1947 में इंडिया को इंक्लूड किया गया था थर्ड वर्ल्ड नेशंस में, लेकिन अब क्या है, इट इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड जिम्बाब्वे विच वॉज अ फेयरली प्रोस्पीरियस नेशन, जो काफ़ी अच्छा मतलब नेशन माना जाता था, हैज़ रन इनटू ह्यूज इंटरनेशनल डेब्ट विद द प्रोग्रेशन ऑफ रॉबर्ट मुगाबे's रिज्म। अब जो है किसमें चल रहा है, इंटरनेशनल डेब्ट में जो है वो चल रहा है। मतलब इसमें बताया गया, कंपैरिजन किया गया, जैसे इसमें आपको स्टेटमेंट में क्या बोला गया था, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं उन्हें क्या चाहिए, डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। तो इसमें आपको इंडिया का और किसका जो है एग्जाम्पल दिया गया है, जिम्बाब्वे का। इंडिया पहले जो है इंक्लूड किया गया था थर्ड वर्ल्ड नेशंस में, लेकिन अब जो है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है वहाँ पर। लेकिन जो जिम्बाब्वे है वो पहले अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो है वो उसकी कंडीशन कम होती गई। क्लियर। दिस स्टेटमेंट, हम सबसे पहले बी जो स्टेटमेंट है वो रीड करेंगे। डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इन इक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी है वो रिड्यूस नहीं करती क्या, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम्स की जो इन इक्वालिटी है, एक जैसा ना होना है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द मिनिमम वेजेस एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट and other policies regulate the basis price at which agriculture producers and small industries sell their goods have helped increase the per capita income of the country, thereby making its citizen more prosperous। मतलब इसमें बताया गया कि ये जो आपको बोला गया इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं करती डेमोक्रेसी, बट इसको इनकरेक्ट बोला गया है क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट जो है प्राइसेस
डिसाइड कर देती है, जिसके थ्रू जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब जो कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ होती है सिर्फ किन वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से जो गवर्नमेंट अब उनके लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए करती है। थर्ड वन, गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो गवर्नमेंट है पुअर कंट्रीज़ की, उसको स्पेंड करना चाहिए किस पर, पॉवर्टी रिडक्शन पर, गरीबी दूर करने पर, या हेल्थ पर, या एजुकेशन पर। उन्हें ज़्यादा स्पेंड कहाँ पर करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर पर। दिस इज़ नॉट अ वाइज ऑप्शन एज इन पुअर कंट्रीज द पीपल कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। इफ द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंडस्ट्रियलिस्ट विद एंजॉय अ हाईली disproportionate share of wealth and incomes. The poor people have very little to depend upon and the income will decline. मतलब अगर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ पर ही ज़्यादा ध्यान देगी तो जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके पास इनकम ही नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी हेल्थ पर या एजुकेशन पर अगर खर्च नहीं किया जाएगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। मतलब उनके लिए जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे। रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो ही उनकी पूरी नहीं होंगी, तो इंडस्ट्रीज वगैरह का वो क्या प्रॉफिट उठाएंगे। ओके, डी, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विच मीन्स दैट देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स के पास एक वोट होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एब्सेंस है किसकी, डोमिनेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट की। This is a true statement. Democracy stands for political equality and guarantees right to vote to every adult citizen of the country. मतलब सभी के पास ये राइट है कि वो जो है वोट कर सकता है अपनी कंट्री के लिए। This reduces the chance of political domination and conflict. और इस वजह से ये जो है डोमिनेशन या कॉन्फ्लिक्ट के चांस को कम करते हैं। ओके, after that identify the challenges to democracy in the following descriptions. Also suggest policy इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन द गिवन सिचुएशंस। आपको फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, फॉलोइंग ए हाई कोर्ट डायरेक्टिव अ टेम्पल इन ओडिशा दैट हैड सेपरेट एंट्री डोर्स फॉर दलित्स और नॉन दलित्स एंड नॉन दलित्स अलाउड एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम डोर। मतलब कि जो दलित लोग हैं उनके लिए अलग टेम्पल का एक गेट है और जो नॉन दलित है उनके लिए अलग गेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आंसर, द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन्स। मतलब ये भी एक चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए। एंड सेकंड है, द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड फार्मर्स विद सब्सिडीज विच विल हेल्प them earn profits and have a satisfactory level of livelihood. मतलब जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको सब्सिडीज़ देनी चाहिए जिसके थ्रू जो है उन्हें हेल्प मिल सके और अपने लिवलीहुड के लिए उनका जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो सके, उन्हें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। थर्ड, द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज टू प्रिजर्व द पीपल्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेज लाइक द पुलिस। मतलब कि जो ये भी चैलेंज होता है डेमोक्रेसी के लिए कि जो लोगों का ट्रस्ट है वो उसे बनाए रखे, ताकि जो लोग हैं उस पर विश्वास कर सकें, या जो भी प्रॉब्लम होती है अगर उसका सॉल्यूशन वो निकलवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को वो मतलब एक चांस दे कि हाँ गवर्नमेंट भी उनके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, ताकि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने उस गवर्नमेंट के थ्रू सोल्व करवा सकें। ओके, these are the question answers of 7th lesson and you have to learn these question answers and write also. Okay beta, have a nice day.